नमस्कार साथियों, मैं मनोज कुमार कौटिल्य पाठशाला में आपका स्वागत करता हूं। तो मेरे द्वारा भारतीय राज व्यवस्था से संबंधित झारखंड सचिवालय के संदर्भ में, झारखंड सीजीएल के संदर्भ में जो परीक्षाएं अभी झारखंड में होनी है, उससे संबंधित 2 सेशन इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन का 2 सेशन लाया जा चुका है। आज आपके बीच में मैं जेएसएससी सीजीएल का तीसरा सेशन लेकर आया हूं और आज का क्वेश्चन भी कुछ इस तरह होंगे जो बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। हम वैसे चुनिंदा सवालों को लाए हैं जो कहीं ना कहीं सीजीएल में या कहीं ना कहीं जेएसएससी में सेंट्रल लेवल का हो या स्टेट लेवल का हो, सवाल पूछा गया है। तो दोस्तों, आज का सेशन झारखंड सीजीएल और अन्य प्रतियोगिता परीक्षाओं को ध्यान में रखते हुए महत्वपूर्ण क्वेश्चनों का एक संग्रह लाया गया है। उसे आज हम लोग एक एक करके देखने का काम करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। आपके नाम। पहला क्वेश्चन कुछ ऐसा, ध्यान से सुनेंगे और क्वेश्चन को सबसे पहले हम लोग रीड करेंगे। क्वेश्चन क्या कहता है? भारत के संविधान का, ध्यान से सुनेंगे, क्वेश्चन क्या कहता है? भारत के संविधान का प्रारूप तैयार करने वाली संविधान सभा के सदस्य को, एकदम आराम से सुनेंगे क्वेश्चन क्या कहता है। भारत के संविधान का प्रारूप तैयार करने वाली संविधान सभा के सदस्य को या सदस्यों को, क्या क्वेश्चन है, ब्रिटिश संसद द्वारा नामित किया गया था। पहले क्वेश्चन देखते हैं। गवर्नर जनरल द्वारा नामित किया गया था। विभिन्न प्रांतों की विधान सभाओं द्वारा चुना गया था, या फिर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और मुस्लिम लीग द्वारा चुना गया था। बहुत बढ़िया क्वेश्चन। अब हम सब सोच रहे होंगे कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और मुस्लिम लीग उस समय की 2 बड़ी पार्टियां थी, तो ऐसा आंसर मेरे दिमाग में आ रहा होगा, पर वो गलत होगा साथियों। इसका सही आंसर होगा विभिन्न प्रांतों की विधान सभाओं द्वारा चुना गया था। तो इसका आंसर मेरा सी होता है। आगे देखते हैं क्या कहता है क्वेश्चन। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। विचार कीजिए कि आखिर क्वेश्चन क्या है और फिर कूट में आंसर देना है, उसका जवाब क्या है। तो हम विचार करते हैं। भारत की संविधान सभा ने राष्ट्रीय ध्वज का प्रारूप 22 जुलाई 1947 को अपनाया था। ध्यान से सुनेंगे चीज़ों को। हमारा जो भारतीय ध्वज है, राष्ट्रीय ध्वज है तिरंगा, उसे संविधान सभा ने राष्ट्रीय ध्वज का प्रारूप के रूप में कब स्वीकार किया? 22 जुलाई 1947 को। आगे देखते हैं क्या ये सही है? यस, ये सही है। अगला, राष्ट्रीय ध्वज के बीच चक्र में 21 तिल्लियां है और ये गलत है साथियों। यहाँ 21 नहीं, यहाँ 24 तिल्लियां है। तो ये आंसर मेरा गलत हो गया। आगे देखते हैं। राष्ट्रीय ध्वज की चौड़ाई लंबाई का अनुपात 3:4 है। अब यहाँ पर भी गलत हो गया। इसका अनुपात 3:4 नहीं बल्कि 3:2 है। इस प्रकार से यदि देखा जाए तो यहाँ पर मेरा क्वेश्चन में ऑप्शन
एक सही हुआ, 2 गलत हुआ, 3 भी गलत हुआ। अब हम देखेंगे कि सर यहाँ पर केवल एक कहाँ है, तो केवल एक हमारा ऑप्शन नंबर बी में है और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। बहुत बढ़िया, लाजवाब। तो आगे देखते हैं, ऐसा ही क्वेश्चन होगा, बहुत वास्ट क्वेश्चन नहीं, पर समय को ध्यान में रखना है कि मुझे इतने समय में सारे क्वेश्चन को बना डालना है और उस समय हड़बड़ी में काफ़ी गड़बड़ी हो जाती है। तो आगे का क्वेश्चन कुछ ऐसा ही देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन संविधान प्रारूप समिति के सदस्य थे? आप सब जानते हैं कि प्रारूप समिति का गठन डॉक्टर BN राव के प्रयासों से किया गया था और इसमें टोटल 7 सदस्य थे और इसके अध्यक्ष कोई और नहीं, बाबा साहब डॉक्टर भीम राव अंबेडकर थे। अंबेडकर थे। तो साथियों, ये क्वेश्चन बनता है कि प्रारूप समिति के सदस्य थे, तो यहाँ 4 ऑप्शन है और चारों में कौन थे? सॉरी, 3 ही ऑप्शन है। हाँ जी, 4 है। एक पहला है N गोपाल स्वामी आयंगर। N गोपाल स्वामी आयंगर एक है। जवाहरलाल नेहरू। एक है अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर और एक है सरदार पटेल। तो अगर आप चीज़ों को जान रहे होंगे तो आप निश्चित तौर पर ऐसे सवालों को कभी भी गलत करके नहीं आएंगे। तो मेरा क्वेश्चन क्या है, ध्यान देंगे। जवाहरलाल नेहरू जो थे वो संघ संविधान समिति के अध्यक्ष थे। सरदार पटेल जो थे वो प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष थे। तो मेरा ये ऑप्शन कट गया, ये ऑप्शन कट गया। अब देखते हैं साथी कि पहला और तीसरा कहाँ है। तो पहला और तीसरा मेरा ऑप्शन नंबर सी में है और इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। बहुत बढ़िया है ये। तो ऐसे ही सवाल होंगे, आप बहुत इसमें चिंतित ना हो, बस केवल धैर्यता के साथ क्वेश्चन को बनाना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में जिन आदर्शों एवं उद्देश्यों की रूपरेखा दी गई है उनकी व्याख्या की गई है। अगर ये सवाल है कि भारतीय संविधान की जो प्रस्तावना है इसमें जिन आदर्शों एवं उद्देश्यों की रूपरेखा दी गई है उनकी व्याख्या की गई है, तो कहाँ की गई है? मूल अधिकारों के अध्याय में। ऐसा क्वेश्चन मेरे द्वारा और बार भी बताया गया है, लेकिन ऑप्शन कुछ अलग अलग तरीके के हैं। मतलब एक ही क्वेश्चन को किस प्रकार से पूछा जा रहा है ये हमें जानना है, ये हमें जानना है। दूसरा, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों के अध्याय में मूल अधिकारों, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों एवं मौलिक कर्तव्यों के अध्याय में, तो भाई जब मूल अधिकार में नहीं है तो मूल अधिकार तो यहाँ भी मेरा शामिल है, ये भी कट गया। संविधान के पाठ में कहीं नहीं, ये तो हो ही नहीं सकता। अब जब बच गया, एक भी कट गया, सी भी कट गया और डी भी कट गया, तो आंसर बच कौन गया भाई? आंसर बच गया केवल और केवल बी और इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी। बहुत बढ़िया, आप जो सोच रहे हैं इसका आंसर बी, जितने लोगों ने सोचा वे बहुत अच्छा, बहुत बहुत बधाई। आगे चलते हैं। भारतीय संघवाद को सहकारी संघवाद किसने कहा? भारतीय संघवाद को सहकारी संघवाद किसने कहा? हम हर एक सेशन में 1-2 क्वेश्चन ऐसे कथनों को ला रहे हैं जिसने कुछ न कुछ कहा, और ऐसे सवाल भी इंडियन पॉलिटी में देखे गए हैं।
तो वो सवाल आपसे ओझल ना हो। इस उद्देश्य से भाइयों आपके लिए ये सेशन लाया गया है। तो भारतीय संघवाद को सहकारी संघवाद किसने कहा? तो इसका एक लाइन का ऑप्शन और आंसर है जी ऑस्टिन। मैं बार बार कहता हूं, ऐसे सवालों को आप केवल रट जाएं और रटना ही होगा। और ऐसे सवाल एक दो बार जब आप ऐसे ही लाइव ऑफलाइन जब आप हमसे देखेंगे, जब आप हम मेरी वीडियो को सुनेंगे, तो सुनते सुनते ये चीज़ें आपसे दिमाग में सेट हो जाएगा। तो जी ऑस्टिन इसका सही आंसर है। और अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत के संदर्भ में संसदीय शासन प्रणाली, पार्लियामेंट्री सिस्टम, संसदीय शासन प्रणाली में निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत संस्थागत रूप में निहित है? बहुत बढ़िया क्वेश्चन। कौन सा सिद्धांत संस्थागत रूप में निहित है? लेकिन पॉइंट क्या कह रहा है? भारत के संदर्भ में। हम सब जानते हैं भाइयों कि भारत राज्यों का संघ होगा, और यहाँ जो शब्द है वो भारत के संदर्भ में देखा गया है। तो अगर ऐसे क्वेश्चन को हम देखेंगे तो सबसे पहले कहता है मंत्रिमंडल के सदस्य संसद के सदस्य होते हैं। ये बिल्कुल सही है भाई। मंत्रिमंडल के जो भी मेंबर होते हैं, चाहे वो कैबिनेट हो, राज्य मंत्री हो या उप मंत्री हो, मंत्री परिषद कुल मिलाकर कह लिया जाए, तो वे तो या तो लोकसभा के होंगे या तो राज्यसभा के होंगे। लेकिन अगर वे कहीं के नहीं हैं, ऑप्शन भी है, 6 महीनों के अंदर उसे लोकसभा या राज्यसभा का मेंबर के रूप में निर्वाचित होना होगा। तो यहाँ जो शब्द डाला गया है भारत के संदर्भ में, तो ये जो भारत के संदर्भ में संसद शब्द है, ये हमारा सही आंसर है। हम कथन और कारणों को, ऐसे सवालों को भी लाते हैं। दूसरा कहता है जब तक मंत्रियों को संसद का विश्वास प्राप्त रहता है तब तक ही वे अपने पद पर बने रहते हैं। एक ऑप्शन ये आ गया। आगे का ऑप्शन हम कुछ पढ़कर देखते हैं। राज्य का अध्यक्ष ही, पॉइंट सुनेंगे, राज्य का अध्यक्ष ही मंत्रिमंडल का अध्यक्ष होता है। ये तो सरासर गलत है। तो एक मेरा एक सही हो गया, एक मेरा 2 सही हो गया। और जब ऑप्शन हम देखेंगे कूट में, तो मेरा 1 और 2 कहाँ दिखता है? तो 1 और 2 मेरा केवल और केवल 1 में दिखता है। अब हम इसका ऑपरेशन करते हैं। क्या है ये मामला? ध्यान देंगे, शब्द कहा राज्य का अध्यक्ष है। हम भारत के संदर्भ में राज्य का प्रयोग कर सकते हैं। तो ऐसी स्थिति में इसका अध्यक्ष कोई और नहीं बल्कि भारत का राष्ट्रपति होता है, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। और आप सबको पता है मंत्रिमंडल का अध्यक्ष कोई और नहीं बल्कि प्राइम मिनिस्टर होता है। तो यहाँ शब्द है प्रेसिडेंट का, यहाँ शब्द है प्राइम मिनिस्टर का, प्रधानमंत्री का। तो ऐसी स्थिति में ये किसी भी हालत में सही नहीं होगा और इसका सही आंसर होगा 1 और 2। उम्मीद करते हैं ये सेशन आपको समझ में आ रहा होगा। अगला क्वेश्चन, निम्न में कौन मूल अधिकार के, ध्यान से सुनेंगे, निम्न में कौन मूल अधिकार के, हम सब जानते हैं कि भारत में भारतीयों को जो मौलिक अधिकार दिया गया है वो विश्व का सबसे ज़्यादा मौलिक अधिकार देने वाला देश भारत है। तो यहाँ कहता है निम्न में कौन मूल अधिकार के अंतर्गत नहीं आता। कौन सा ऐसा इन 4 ऑप्शन में एक अधिकार है जो मौलिक अधिकार की श्रेणी में शामिल नहीं है? तो क्वेश्चन यहाँ देखेंगे, एक स्वतंत्रता का अधिकार, यस, ये हमारा 19 से लेकर 22 तक में है। एक समानता का अधिकार, ये हमारा 14 से 18 तक में है। एक शोषण के विरुद्ध अधिकार, ये हमारा 23 से लेकर
24 तक में है। अब बच गया संपत्ति का अधिकार, ये हमारा अनुच्छेद 31 में शामिल था पर अब नहीं है। तो इसे 44वां संविधान संशोधन 1978 के तहत प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई के समय, जनता पार्टी की प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई के समय और राष्ट्रपति नीलम संजीव रेड्डी के समय, नीलम संजीव रेड्डी के समय इसे मौलिक अधिकार के लिस्ट से हटाकर इसे कानूनी अधिकार का दर्जा दे दिया। और जब ये कानूनी अधिकार का दर्जा दिया तो संविधान के भाग 12 के अंतर्गत अनुच्छेद 300 का या ए में शामिल कर दिया गया। तो साथियों, इतनी चीज़ों को हमें समझना होगा। क्वेश्चन ऐसा ही है। तो संपत्ति का अधिकार आज मौलिक अधिकार के अंतर्गत नहीं आता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। भारत का संविधान स्पष्टतः प्रेस की आज़ादी, ध्यान देंगे, प्रेस की आज़ादी की व्याख्या नहीं करता है। प्रेस की आज़ादी की व्याख्या नहीं करता है, किंतु यह आज़ादी अंतर्निहित है। व्याख्या तो नहीं करता परंतु कहीं ना कहीं शामिल है। तो कहाँ ये शामिल है, हमें ये जानना है। और सबसे पहले देखते हैं अनुच्छेद 19(1). अब 19(1) जो है वो 19(1) में 6 प्रकार की है, A, B, C, D और फिर E और फिर G। हम इसे कहें तो A में जो है वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, और इसी जगह प्रेस की बात कही भी गई है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। बी कहता है शांतिपूर्ण तरीके से बैठक करने की स्वतंत्रता बिना हथियार का। सी कहता है संघ और संगठन बनाने की स्वतंत्रता। डी कहता है कहीं भी आने जाने की स्वतंत्रता, या इसे हम कह सकते हैं घूमने की स्वतंत्रता। ई कहता है कहीं भी देश के अंदर निवास करने की स्वतंत्रता, और जी कहता है व्यापार करने की स्वतंत्रता। तो इतनी बातें हमारे पास है और इसका सही ऑप्शन हो जाएगा केवल और केवल ए। बहुत बढ़िया है। आगे बढ़ते हैं साथियों। क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एक सही है? अब यहाँ सही है पूछ रहा है, क्या सही है ये हमें जानना है। क्या सही है पढ़ते हैं। भारतीय संविधान में मूल अधिकारों को शामिल करने के लिए नेहरू रिपोर्ट 1928 ने समर्थन किया था। ध्यान से सुनेंगे, स्टेटमेंट को अगर आपको याद रखना हो तो ये सबको थोड़ा डीपली पढ़ना होगा और तभी ये क्वेश्चन बन पाएगा, अन्यथा नहीं बन पाएगा। पहला, भारत सरकार अधिनियम 1935 ने मूल अधिकारों को प्रश्रय दिया था। मैं इस बात का खंडन करता हूं कि भारत में अंग्रेजी हुकूमत के दौरान जो भी अधिनियम बनाए गए उनमें से किसी भी अधिनियम में मौलिक अधिकार का उल्लेख नहीं किया गया है। भारत में अंग्रेजों के द्वारा प्रभावी भारत शासन अधिनियम 1935 सबसे वृहद था, परंतु वहाँ भी मौलिक अधिकार का स्पष्ट उल्लेख नहीं था। तो मेरा ऑप्शन ये बी कट गया। अगला, अगस्त प्रस्ताव 1940 ने मूल अधिकार शामिल किए थे। नहीं, वो एक प्रकार का प्रस्ताव लाया था, मौलिक अधिकार के संदर्भ में कोई रिपोर्ट नहीं दी गई थी। मेरा ये भी ऑप्शन कट गया।
और क्रिप्स मिशन 1942 ने मूल अधिकारों को प्रश्रय दिया था, ये भी नहीं था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा साथियों ऑप्शन ए। और जब मोतीलाल नेहरू के द्वारा जब नेहरू रिपोर्ट प्रस्तुत किया गया था तो उस रिपोर्ट में मौलिक अधिकार के संदर्भ में बातें कही गई थी, याद रखना होगा। और इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, निम्न में से कौन भारतीय संविधान के अंतर्गत मौलिक कर्तव्यों में सम्मिलित नहीं है। अब हम सब जानते हैं कि मौलिक कर्तव्यों की संख्या 11 है। हम सब जानते हैं कि मूल संविधान में मौलिक कर्तव्य नहीं थे। हम सब जानते हैं सरदार स्वर्ण सिंह समिति के रिपोर्ट के आधार पर मौलिक कर्तव्य को शामिल किया गया था। हम सब जानते हैं कि अब 42वां संविधान संशोधन 1976 के तहत इंदिरा गांधी की सरकार के समय मौलिक कर्तव्य को शामिल किया गया। हम सब जानते हैं सरदार स्वर्ण सिंह समिति ने 8 मौलिक कर्तव्यों का सिफारिश किया। हम सब जानते हैं परंतु मौलिक कर्तव्य 10 लागू किए गए। हम सब जानते हैं 86वां संविधान संशोधन 2002 के तहत 11वां मौलिक कर्तव्य को शामिल किया गया। और हम सब जानते हैं कि 11वां मौलिक कर्तव्य कहता है कि 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को स्कूल जाने के लिए प्रेरित करना अभिभावक का कर्तव्य है। तो अगर आप 1 से लेकर 11 तक के मौलिक कर्तव्य को पढ़े होंगे तो आंसर आपसे होगा, देखते हैं, देश की रक्षा करना एवं राष्ट्र की सेवा करना या देश की रक्षा के लिए हमेशा तैयार रहना, ये हमारा मौलिक कर्तव्य है। ध्यान देंगे कौन सा नहीं है, हमारी सामाजिक संस्कृति की गौरवशाली परंपरा का महत्व समझना और उसका परिरक्षण करना, ये भी मेरा है। ग्राम पंचायतों के गठन में सहायता करना, ग्राम पंचायत के गठन में सहायता करने का कहीं कोई जिक्र नहीं किया गया है। तो अगर कौन सा नहीं है तो ये नहीं है, बाकी ये है और ये भी है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। और जो ऑप्शन एक और है, सार्वजनिक संपत्ति को सुरक्षित कर रखना एवं हिंसा से दूर रहना, ये भी हमारा मौलिक कर्तव्य है। तो इस प्रकार साथियों ग्राम पंचायत के संदर्भ में 11 मौलिक कर्तव्यों में कहीं जिक्र नहीं किया गया है। अगला क्वेश्चन देखता है क्या है, एक सांसद और संसद में भिन्नता है। एक सांसद अथवा विधानसभा का सदस्य राष्ट्रपति निर्वाचित हो सकता है। ध्यान देंगे, कोई भी एमएलए या एमपी राष्ट्रपति के रूप में निर्वाचित हो सकता है, यस हो सकता है, लेकिन चुनाव लड़ने से पूर्व अपनी सदस्यता से त्यागपत्र देना होगा। नो, ये ऐसा बात नहीं है। अपने निर्वाचन से 6 माह के अंदर अपनी सदस्यता छोड़नी होगी। ध्यान देंगे ऐसा भी नहीं है। अगला देखते हैं, निर्वाचित होने के तुरंत उपरांत अपनी सदस्यता छोड़नी होगी। अगला देखते हैं, एक सांसद चुनाव लड़ सकता है परंतु विधानसभा का सदस्य नहीं। तो ऐसा कहाँ लिखा हुआ है कि सांसद चुनाव लड़ सकता है और विधानसभा का सदस्य नहीं? ऐसा कहाँ लिखा हुआ है कि आम जनता भी चुनाव नहीं लड़ सकता है? लड़ सकता है, अगर उतनी योग्यताओं को पूरी करता है तो वो लड़ सकता है। तो इस प्रकार से इसका जो आंसर होगा वो होना चाहिए ऑप्शन सी कि निर्वाचित होने के तुरंत उपरांत अपनी सदस्यता को छोड़नी होगी। आप किसी भी पद पर हो, अगर आप ऐसा करते हैं, हालांकि ये पॉलिटिकल की भाषा में है, अगर आप मंत्री परिषद के पद में हो, संसद सदस्य के रूप में हो, तो आप चुनाव लड़ो भाई।
लेकिन चुनाव जैसे ही जीत घोषित होती है आपकी, तो आपको ये पद को जो पहले से आपने धारण किया है उसे छोड़ना होगा। क्योंकि संविधान के अनुच्छेद 59 कहता है कि राष्ट्रपति एक साथ में दो पदों को धारण नहीं कर सकता है। तो एक पद जो आपका पहले से था, फिर आप एक पद धारण करेंगे राष्ट्रपति का, तो 2 पद आपको नहीं रखना है, ऐसा अनुच्छेद 59 में कहा गया है। इसलिए चुनाव जीतने के बाद आपको उस पद से त्यागपत्र देना होगा, और इसका सही आंसर होगा साथियों ऑप्शन सी। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन क्या कहता है। नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, जिसे हम कहते हैं कैग, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया क्या कहता है? नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की टीका टिप्पणी पर उचित कार्यवाही करने का अंतिम जिम्मेदारी है भारत के राष्ट्रपति की नहीं, सर्वोच्च न्यायालय की नहीं, राष्ट्रीय विकास परिषद की नहीं, तो किसकी? संसद में। क्योंकि जब ये रिपोर्ट देता है कैग, तो इसकी रिपोर्ट को संसद में प्रस्तुत किया जाता है, और इसकी रिपोर्ट को जांच करने वाला संसद में एक लोक लेखा समिति होता है, पब्लिक अकाउंट कमेटी होता है, और वो पब्लिक अकाउंट कमेटी जो है वो इस पर टिक्का टिप्पणी करता है। और पब्लिक अकाउंट कमेटी के मेंबर कोई और नहीं बल्कि संसद के ही मेंबर होते हैं, जिसमें टोटल 22 मेंबर होते हैं, जिसमें 15 लोकसभा से और 7 राज्यसभा से होते हैं। तो यही लोग मिलकर के टिक्का टिप्पणी करेंगे, जांच करेंगे, और जो संसद के मेंबर हैं, जो सांसद हैं, उन्हें यह अधिकार प्राप्त है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अब सवाल आता है कि कैग का उल्लेख कहाँ किया गया है? संविधान के अनुच्छेद 148 से 151 में। अब सवाल आता है भारत के प्रथम कैग कौन थे? तो भाई वे थे वी नरहरि राव, वी नरहरि राव। इतनी चीज़ों को हमें जानना है। हर एक क्वेश्चन में कई आंसर होता है। जो क्वेश्चन वन लाइनर है, जहां से आपको और एक्स्ट्रा कुछ नहीं सोचना है, ऐसे सवालों को हम लोग इग्नोर करेंगे, केवल क्वेश्चन को रट के निकल जाएंगे। लेकिन जहां 4 ऑप्शन में कुछ समझ ना हो, तो उसे हम लोग याद करेंगे, ताकि हो सकता है लाइन यहां से नहीं, लाइन वहां से क्वेश्चन बना दे। तो इग्नोर नहीं करना है ऐसे क्वेश्चनों को। आगे देखते हैं। अंतर्राष्ट्रीय संधियों को भारत के किसी भाग अथवा संपूर्ण भारत में लागू करने के लिए संसद कोई भी कानून बना सकती है। यस, संघ है तो राज्य है, चूंकि संघ है और उसके अधीन कई राज्य हैं, तो ये जो इंटरनेशनल जो संधियों की बात कही गई है, उसमें शक्तियां संसद को प्राप्त है और राज्य विधानसभा को इसमें शक्तियां प्राप्त नहीं है। तो अब देखते हैं कि राज्य विधानसभा को जब शक्ति प्राप्त नहीं है तो क्या कहता है? सभी राज्यों की सहमति से नो, बहुसंख्या राज्यों की सहमति से नो, संबंधित राज्यों की सहमति से नो, बिना किसी राज्य की सहमति से। और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। अभी मैंने कहा कि राज्य की सहमति लेना इसमें आवश्यक नहीं है, केंद्र जो चाहे कर सकता है। तो इस परिप्रेक्ष्य में मेरा ऑप्शन जो सूट करता है वो ऑप्शन डी करता है, और ये शानदार क्वेश्चन है। आगे क्वेश्चन देखते हैं। लोकसभा अध्यक्ष स्पीकर अपने कास्टिंग वोट का प्रयोग केवल करते हैं। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। जब सदन में, लोकसभा में किसी प्रस्ताव को लाया गया हो और वो प्रस्ताव पक्ष और विपक्ष के बीच में, पक्ष और विपक्ष के बीच में मतों की संख्या बराबर हो जाए, अर्थात
75 मत आ गए पक्ष में, 75 मत आ गए विपक्ष में, तो ऐसी स्थिति में वो टाई हो जाता है, वो बराबर हो जाता है। अब स्थिति है कि हार किसकी, जीत किसकी, किसके फेवर में हो, तो अंतिम निर्णय होता है लोकसभा अध्यक्ष के पास कि अगर वो इधर वोट करते हैं तो इधर की जीत, इधर वोट करते हैं तो इधर की जीत। मतलब उस समय निर्णय ये करता है कि लोकसभा अध्यक्ष अंतिम वोट देते हैं, जिनके फेवर में वे देंगे वहीं वो प्रस्ताव पारित होगा, अन्यथा नहीं होगा। आप कहेंगे फिर पहले ये वोट क्यों नहीं करते? यस, क्योंकि पहले वोट करने का अधिकार नहीं दिया गया है। जब ऐसी नौबत आए तब आपको वोट करना है। तो इसका आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा? जब वोट बराबर बराबर होने के नाते टाई हो जाए। मैंने क्या कहा? जब बराबर हो जाए, टाई हो जाए, न किसी की हार हो न किसी की जीत हो, उस समय निर्णायक मत लोकसभा अध्यक्ष यहाँ देते हैं। और यही स्थिति राज्यसभा के सभापति के लिए भी है, राज्यसभा के सभापति के लिए भी है। और हम सब जानते हैं कि राज्यसभा के सभापति कोई और नहीं बल्कि उपराष्ट्रपति होते हैं। इस प्रकार से दो क्वेश्चन, एक उपराष्ट्रपति के संदर्भ में और एक लोकसभा अध्यक्ष के संदर्भ में। अब आप ये भी जानते होंगे कि लोकसभा अध्यक्ष का उल्लेख कौन सा अनुच्छेद करता है? 93। आप ये भी जानते होंगे कि राज्यसभा के सभापति का उल्लेख कौन सा अनुच्छेद करता है? 89। यस। अब आप सोचे होंगे कि सर ने गलत बता दिया। आपके मन में आया होगा ये सवाल कि सर ने गलत बताया। लेकिन बंधु, मैं आपको बताते चलूं कि जो आपने सोचा आर्टिकल 64, ये आप सोचे होंगे कि सर को बोलना चाहिए था 64 और सर ने कहा 89। तो मैं आपको बताते चलता हूं, 64 कहता है कि उपराष्ट्रपति ही राज्यसभा के पदेन सभापति होंगे, परंतु राज्यसभा का एक सभापति होगा, एक उपसभापति होगा, ऐसा आर्टिकल 89 कहता है। और इस प्रकार से अगर आप ऐसा सोचे होंगे तो ये गलत होगा और सही ये होगा। आगे बढ़ते हैं, आगे का क्वेश्चन क्या कहता है, ध्यान देंगे। पंचायती राज एक व्यवस्था है। क्वेश्चन है, पंचायती राज एक व्यवस्था है। ऑप्शन देखते हैं, स्थानीय स्तर पर स्वशासन की, आगे जैव संबंधी के साथ त्रिस्तरीय अभिशासन की, लोकतांत्रिक संरचना की, पद सोपानिक संरचना की। अब आप इमेजिन करो, देखो कि 4 जो ऑप्शन है, इसका मतलब अगर आप पंचायती राज व्यवस्था को पढ़े होंगे तो ये क्वेश्चन बनना आसान हो जाएगा। क्या क्वेश्चन है? पहला, तो इसका आंसर हम देखते हैं, एक स्थानीय स्तर पर स्वशासन और एक लोकतांत्रिक संरचना की। अब यहाँ पर है क्या ऑप्शन में? 1 और 3, तो मेरा ऑप्शन मैच कर रहा है, ऑप्शन बी। मतलब ये क्वेश्चन तब होगा जब आप पंचायत को बढ़िया से पढ़े रहेंगे, परंतु मेरी कोशिश होगी कि ऐसे सवालों को भी आपसे ओझल न होने दिया जाए। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्या कहता है बंधु। सफलतापूर्वक कार्य हेतु पंचायत राज को पूरे सहयोग की जरूरत पड़ती है। अगर पंचायत को सफल बनाना हो तो सफल बनाने के लिए किसकी आवश्यकता होती है? मैं कहता हूं कि स्थानीय जनता की, केंद्रीय सरकार की, नौकरशाही की, राजनेताओं की। तो पंचायत स्तर पर होता कौन है? लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण का ये सिद्धांत है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 1 और 1, केवल और केवल ए, अर्थात स्थानीय जनता की। क्योंकि जब नेहरू सरकार ने 2 अक्टूबर 1952 को सामुदायिक विकास कार्यक्रम प्रारंभ किया था, तो स्थानीय जनता की भागीदारी न होने के कारण वह योजना असफल रही थी। और जब वह योजना असफल रही थी
तो इस वजह से पंचायत में स्थानीय लोगों की भागीदारी सुनिश्चित कर दी गई। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारत में उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को हटाने के लिए रीति सिस्टम उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश को हटाने की रीति के समान है। मैं कहता हूं ये सही है, हम एक्सप्लेन करेंगे। उच्च न्यायालय का कोई अस्थायी न्यायाधीश अपने पद से सेवानिवृत्ति के पश्चात भारत में किसी भी न्यायालय या किसी प्राधिकारी के समक्ष अभिवचन नहीं कर सकता। ये कर सकता है। अगला, उपयुक्त कथनों में से कौन सा सही है? तो केवल और केवल जो है वो यहाँ पर नहीं शब्द लगा दिया है, इसलिए ये नहीं होगा। इसका आंसर केवल और केवल एक होगा। और ऑप्शन देखते हैं केवल और केवल एक कहाँ है, तो ऑप्शन ए में है। तो इस प्रकार यदि देखा जाए तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अब आपके मन में सवाल आ रहा होगा कि सर क्या है ये सिस्टम, क्या कहता है ये? तो आराम से समझेंगे क्या है। अगर इसे हटाने का प्रस्ताव हो तो अगर लोकसभा ला रहा हो तो 100 सदस्यों का प्रस्ताव होना चाहिए। अगर राज्यसभा ला रहा हो तो 50 सदस्यों का प्रस्ताव होना चाहिए। और अगर इसको हटाने का प्रस्ताव आ ही गया हो तब जाकर के सदन 3 सदस्यों वाला एक टीम तैयार करेगा और टीम जांच करके कहेगा कि क्या आगे मामला बढ़नी चाहिए या नहीं बढ़नी चाहिए। फिर जा कर के अगर ये एक्सेप्ट करता है तो यहाँ 2/3 बहुमत की आवश्यकता होगी, फिर इसे भी 2/3 बहुमत की आवश्यकता होगी, तब उसके ऊपर ये प्रस्ताव पारित होगा, अन्यथा संभव नहीं होगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अब आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या बोलता है। निम्न में से कौन एक सही सुमेलित नहीं है? निम्न में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? कहता क्या है? अंतर्राज्यीय पानी के झगड़ा में केंद्रीय संसद के अधीन निर्णय की शक्ति भारतीय संविधान का अनुच्छेद 262 कहता है। ध्यान से सुनेंगे क्या कहता है स्थिति। आगे कहता है अंतर्राज्यीय जल विवाद अधिनियम 1956 में आया। क्या कहता है? नदी बोर्ड्स एक्ट 1970 में आया। राष्ट्रीय जल नीति 1987 में आया। आप इस क्वेश्चन को ला करके देखेंगे, बना के देखेंगे इस क्वेश्चन का आंसर क्या कहता है। यस, आपने सही सोचा। ये जो नदी बोर्ड एक्ट है वो यहाँ पर सही सुमेलित नहीं है। अब आप कहेंगे सर फिर एग्जैक्ट डेट क्या है? तो जो नदी बोर्ड एक्ट आया था बंधु, वो नदी बोर्ड्स एक्ट 1956 में आया था और यहाँ लिखा क्या हुआ है? 70 में। तो ये जो सवाल है, ऐसे सवाल को भी हमें याद रखना होगा। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, रट जाना है, देख लेना है, रिवीजन कर लेना है, छोड़ना पर नहीं है। तो आगे क्या कहता है अगला क्वेश्चन। भारतीय संविधान के किस भाग में केंद्र राज्य विधायी संबंध दिए गए हैं? बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। अगर आप 1 से लेकर 2500 भागों को याद रखे होंगे तो आपसे सवाल बनेगा, अन्यथा नहीं बनेगा। तो पॉइंट क्या कहता है? भाग 10 में, भाग 11 में, भाग 12 में या भाग 13 में? तो आप सोचो कि इसका सही आंसर क्या होगा कि केंद्र और राज्य के बीच संबंध, रिलेशन बिटवीन यूनियन एंड स्टेट, ऐसा कौन सा भाग कहता है? तो ऐसा भाग 11 कहता है। और अगर 11 कहता है तो 11 में अनुच्छेद कहाँ से कहाँ तक में है? 245 से लेकर 263 तक में है। अब आपके मन में सवाल आया होगा कि सर भाग 10 में क्या है?
तो भाग 10 में जो मेरा है वो कहता है अनुसूचित और जनजातीय क्षेत्र का जिक्र किया गया है, जो हमारा अनुच्छेद 244 से 244 क तक में शामिल है। अब आपके मन में आया होगा कि चलिए सर आपने इसको बता दिया, इसको बता दिया, तो फिर भाग 12 क्या कहता है? तो भाग 12 कहता है वित्तीय संबंध का जिक्र करता है, वित्तीय संबंध का जिक्र करता है। और अगर वित्तीय संबंध का जिक्र करता है तो ये अनुच्छेद कहाँ से कहाँ तक में है? तो ये 264 से लेकर के, यहाँ 63 खत्म हुआ, 264 से लेकर के 300 ए या क तक में शामिल है। अब आते हैं भाग 13 में क्या कहता है? आप बताओ तो भाग 13 में क्या कहता है? तो भारत के राज्य क्षेत्र के भीतर जो व्यापार होता है, जो ट्रेड होता है, उस ट्रेड के बारे में बताया गया है। और यहाँ अनुच्छेद 301 से लेकर 307 तक में बताया गया है साथियों, और कहता है भारत के भीतर व्यापार या भारत के राज्य क्षेत्र के बीच भीतर व्यापार। तो ये जो भारत के राज्य क्षेत्र के बीच भीतर जो व्यापार का उल्लेख करता है, ये भाग 13 करता है। भाग 12 में वित्तीय संबंध का जिक्र करता है और इसका उल्लेख अनुच्छेद 364 से 300 क तक है। और फिर आता है 244 से 244 क तक भाग 10 में जिक्र किया गया है। तो इस प्रकार से ये सारे के सारे क्वेश्चन हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है। आगे क्वेश्चन देखते हैं बंधु, आपके लिए कैसा है क्वेश्चन? भारत के संघ लोक सेवा आयोग यूपीएससी, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन के लिए निम्न में से कौन सही है? ये जो यूपीएससी के लिए कौन सा सही है, तो हम डायरेक्ट आंसर देखते हैं और कहता है इसका राज्य लोक सेवा आयोग से कोई लेना देना नहीं है। सब कुछ ठीक है, परंतु राज्य लोक सेवा आयोग से इसे कुछ लेना देना नहीं है। राज्य लोक सेवा आयोग का अलग काम है, राज्य के स्तर तक का है, राज्य के विभिन्न नियुक्तियों के लिए है, लेकिन संघ लोक सेवा आयोग केंद्र के स्तर का है, इसलिए राज्य लोक सेवा आयोग का इसका कोई मतलब यहाँ पर नियुक्ति से संबंध में नहीं है। अगला, निम्नांकित कार्यों में से कौन सा कार्य भारत के निर्वाचन आयोग से संबंधित नहीं है? जो जितने कार्य बताए गए हैं उनमें से कौन सा ऐसा कार्य है जो भारत के निर्वाचन आयोग के संदर्भ में सही या संबंधित नहीं है? तो अब सवाल आता है कि क्या है? मतदान सूची या मतदाता सूची तैयार करने का निर्देश और नियंत्रण, ये सही है। संसद और प्रत्येक राज्य के विधान मंडल चुनावों का संचालन, ये सही है। राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के पदों के लिए चुनाव का संचालन, ये भी है। तो कौन नहीं है? तो विधान मंडलों के चुनाव के लिए उचित प्रावधान, ये बिल्कुल भी नहीं है। प्रावधान वो अनाउंसमेंट होता है, परंतु उचित प्रावधान राज्य की होती है, राज्य के अधीन होता है, राज्य के कर्मचारी वहाँ पर लगे होते हैं और उनके द्वारा ये काम कराया जाता है उनके माध्यम से। इसलिए ऑप्शन जो है वो डी नहीं होगा। इस प्रकार से इसका सही आंसर ही डी हो जाएगा। तो ये गलत है, ये गलत है, ये गलत है, और इस अकॉर्डिंग में सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान के 8वीं अनुसूची में, बहुत बढ़िया, शेड्यूल एक्ट 8वीं अनुसूची में कौन सी भाषा वर्ष 2003 में जोड़ी गई? अरे वाह, बहुत बढ़िया। और आपका फेवरेट क्वेश्चन, जो आप हर कोई से ये क्वेश्चन बनेगा, क्योंकि मेरे द्वारा जो भी सेशन, कई सेशन लाया गया है और उनमें से एक सेशन में मैं इसका पूरा ऑपरेशन कर चुका हूं। तो मेरा जो पुराना सेशन देखे होंगे, चाहे वो सहायक आचार्य का हो, चाहे वो
झारखंड सीजीएल का हो। तो वहाँ मैंने कहा था कि 21वां संविधान संशोधन 1967 के तहत सिंधी भाषा को जोड़ा गया था। 71वां संविधान संशोधन 1992 के तहत नेपाली, मणिपुरी और कोंकणी को जोड़ा गया। 92वां संविधान संशोधन 2003 के तहत बोडो, डोंगरी, मैथिली और संथाली को जोड़ा गया। अब आप देखेंगे कि मैंने कहा 2003 और यहाँ क्या मिला 2003। ऐसे ही आप रिलेट करेंगे, ऐसे ही रिलेट करना है। यहाँ कहा 2003 और मैंने कहा 2003 और यहाँ मैच क्या कर रहा है संथाली और यहाँ मैच क्या कर रहा है संथाली। क्या बाकी ऑप्शन यहाँ मैच कर रहा है 2003 में? बोडो, डोंगरी, मैथिली, तो यहाँ पर मणिपुरी देखेंगे आप 1992 में, सिंधी 1967 में, कोंकणी कहाँ है भाई? तो कोंकणी आपका 1992 में है। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। ऐसे कुछ हम अगर करेंगे तैयारी तो आपसे एक भी क्वेश्चन भारतीय राज व्यवस्था से ओझल नहीं होगा। अगला क्वेश्चन साथियों ध्यान देंगे बंधु, अगला क्वेश्चन क्या कहता है? राष्ट्रीय आपातकाल में लोकसभा की अवधि, बस इतना ही, जब नेशनल इमरजेंसी लगाया जाता है, सबको पता है नेशनल इमरजेंसी संविधान के अनुच्छेद 352 के तहत लगाया जाता है और घोषणा करने वाले कोई और नहीं बल्कि राष्ट्रपति होते हैं। और किसके सलाह से? तो केंद्रीय मंत्रिपरिषद के सलाह से। और कितनी बार लगाई गई है? तो 3 बार लगाई गई है वर्तमान समय तक। तो वो जो स्थिति है क्या कहता है? राष्ट्रीय आपातकाल में लोकसभा की अवधि क्या है? ध्यान से सुनेंगे। आपातकाल की समाप्ति तक बढ़ाई जा सकती है, सुनेंगे मेरी बातों को, बढ़ाई जा सकती है, लेकिन एक समय में केवल 1 वर्ष तक के लिए ही बढ़ाई जा सकती है। ये जो एक समय में 1 वर्ष जो डाला गया है ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। मतलब एक बार में 1 साल बढ़ाएंगे, फिर आगे बढ़ाना हो तो फिर 1 साल बढ़ाएंगे, फिर आगे बढ़ाना हो तो 1 साल बढ़ाएंगे, परंतु एक बार में आप 3 साल तक बढ़ा नहीं सकते हैं। तो ये सवाल आप साथी याद रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला, संविधान के अनुच्छेद 356 से संबंधित निम्नांकित कथनों पर विचार कीजिए। संविधान के अनुच्छेद 356 से संबंधित निम्नांकित कथनों पर विचार कीजिए। क्या विचार करना है? राज्यों में संवैधानिक तंत्र की विफलता एक वस्तुनिष्ठ यथार्थ है। इस अनुच्छेद के अंतर्गत की गई उद्घोषणा का उच्चतम न्यायालय द्वारा न्यायिक पुनर्वलोकन किया जा सकता है। इस उद्घोषणा के साथ ही राज्य विधानसभा भंग की जा सकती है। इस उद्घोषणा का 2 माह के भीतर संसद के प्रत्येक सदन से अनुमोदित किया जाना चाहिए। तो ये मेरा सही है, ये मेरा सही है और फिर ये मेरा सही है। अब देखेंगे कि 1, 2 और 4 कहाँ है? तो 1, 2 और 4 मेरा केवल और केवल ऑप्शन ए में है। तो 1, 2 और 4 जो मेरा ऑप्शन ए है ये कहता है अब क्या नहीं है, इस उद्घोषणा के साथ ही राज्य विधानसभा भंग की जा सकती है। नो, ऐसा कहीं नहीं लिखा हुआ है कि भाई अगर हमारे राज्य में राष्ट्रपति शासन लगता है, प्रेसिडेंट रूल लगता है, तो लगने के साथ विधानसभा डिसॉल्व हो जाएगा। नो, कभी नहीं, ऐसा तो है ही नहीं। और दूसरी बात है कि अगर ऐसा लगा दिया जाता है तो आप कोर्ट में चुनौती दे सकते हैं। ऐसा भी 1993 में सुप्रीम कोर्ट का आदेश आया है। आगे देखते हैं, निम्न संविधान संशोधन में से किस एक के अंतर्गत दिल्ली नेशनल कैपिटल क्षेत्र बना? बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। जितने भी संविधान संशोधन हुए उनमें से कौन से संशोधन के तहत दिल्ली क्षेत्र को
नेशनल कैपिटल क्षेत्र बनाया गया। तो इसका आंसर क्या है? 61वां संविधान संशोधन? नो, यहाँ पर वोट देने की उम्र सीमा 18 वर्ष की गई। सबको पता है कि पहले वोट देने की उम्र सीमा 21 वर्ष थी और इसे घटा करके 18 वर्ष कर दिया गया। अब आगे आते हैं 71वां संविधान संशोधन। अभी थोड़ी देर पहले मैंने कहा कि 71वां संविधान संशोधन 1992 के तहत क्या किया गया था? नेपाली, मणिपुरी और क्या किया गया था? कोंकणी को शामिल किया गया था। तो ये यहाँ से है, वोट से है, ये यहाँ 8वीं अनुसूची से है, 8वीं अनुसूची से है। और जो 79वां संविधान संशोधन है, आप बताएं क्या हो सकता है? यस, आपने सही सोचा। जो 79वां संविधान संशोधन है वो लोकसभा में, विधानसभा में और एंग्लो इंडियन के लिए, लोकसभा में, विधानसभा में, अर्थात लोकसभा, विधानसभा और एंग्लो इंडियन के लिए आरक्षण की जो सीमा है साथियों, वो 10 वर्षों तक के लिए बढ़ा दिया गया। तो 3 ऑप्शन जो है वो तीनों के तीनों आपको मैंने एक्सप्लेन कर दिया। अब बचा कौन? तो बच गया हमारा ऑप्शन बी, और सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। तो क्या कहता है कि दिल्ली नेशनल कैपिटल क्षेत्र कब बना? कौन से संविधान संशोधन? 69वां संविधान संशोधन के तहत 1991 ईस्वी में। 1991 ईस्वी में कहानी हो गई खत्म। अब आगे का क्वेश्चन देखते हैं क्या कहता है। अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान में, क्वेश्चन को पढ़ेंगे। भारतीय संविधान में संशोधन के लिए विधेयक लाया जा सकता है। अगर भारत के संविधान को संशोधित करना हो, अमेंडमेंट करना हो, हम सब जानते हैं कि संविधान संशोधन का उल्लेख संविधान के भाग 20 में किया गया है। हम सब जानते हैं संविधान संशोधन 368 में है। हम सब जानते हैं संविधान संशोधन साउथ अफ्रीका के संविधान से अपनाया गया है। तो इसका ऑप्शन क्या है? केवल लोकसभा में, केवल राज्यसभा में, या तो लोकसभा में या तो राज्यसभा में, भारत के सर्वोच्च न्यायालय में? नो, नो और नो। तो ऑप्शन क्या होगा? हम संविधान संशोधन की प्रक्रिया या तो लोकसभा में ला सकते हैं या तो राज्यसभा में ला सकते हैं। ऑप्शन ये होगा। भारतीय संविधान में संशोधन करके शिक्षा का अधिकार कब जोड़ा गया? बहुत बढ़िया। भारतीय संविधान में संशोधन करके शिक्षा का अधिकार कब जोड़ा गया? ये ऑप्शन है, ये क्वेश्चन है। तो ध्यान देंगे, 1 अगस्त 2010 नहीं, 1 अक्टूबर 2010 नहीं, 1 दिसंबर 2010 नहीं, 1 अप्रैल 2010। अब आप कहेंगे कैसे? चूंकि शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 ईस्वी में, एक्ट जो आया था वो आया था 2009 में, लेकिन इसे पारित किया गया 1 अप्रैल 2010 में। हम सब जानते हैं संविधान के अनुच्छेद 21 क में 86वां संविधान संशोधन 2002 के तहत 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों के लिए, 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों के लिए निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान किया गया, जो प्रभावी हुआ 1 अप्रैल 2010 से। उम्मीद है मजा आ रहा होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। मिलाइए, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कूट की सहायता से, किसकी सहायता से? कूट की सहायता से सही उत्तर का चयन कीजिए। अब अगर आप जानते होंगे सारी चीज़ों को तो क्वेश्चन बनेगा, और नहीं जानते होंगे तो क्वेश्चन नहीं बनेगा। बनाकर देखेंगे आप क्या है क्वेश्चन। बनाते हैं। सबसे पहले संविधान का भाग, ये क्या है? 15, ये क्या है? 16, ये क्या है? 17, ये क्या है? 18। अब सवाल ये आता है कि सर 15 में क्या है? तो 15 में हमारा निर्वाचन है। अब आता है 16 में क्या है? तो कुछ वर्गों के संबंध में विशेष उपबंध है।
17 में क्या है? तो 17 में हमारा राजभाषा है। 18 में क्या है? तो 18 में हमारा आपातकाल है। तो अब मैच करेंगे, ए का 4 कहाँ है? तो ए का 4 सबसे पहले यहाँ है, और ए का 4 तो कहीं और दिया नहीं है। ए का 4 केवल और केवल ए का 4 जो है वो केवल और केवल बी में दिख रहा है। तो इसका आंसर नो डॉट, केवल और केवल आंसर मेरा बी होगा। अगर एक आप जान गए और एक ऑप्शन आपको एक ही जगह दिखा तो इससे और खुशी की बात नहीं हो सकती है। क्वेश्चन बनाने का मजा ही कुछ और होगा, परंतु जानना आपको सारा होगा। साथियों आगे बढ़ते हैं बंधु, आपके लिए एक क्वेश्चन फिर से मिलान कीजिए। ये देखो, इस बार तो गर्दा ही उड़ रहा है, मिलान ही करना है। सूची 1 को सूची 2 से सुमिलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। अनुच्छेद 76 भारत का महान्यायवादी, अनुच्छेद 148 भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, अनुच्छेद 75 केंद्रीय मंत्रियों की नियुक्ति, और अनुच्छेद 131 सर्वोच्च न्यायालय का क्षेत्राधिकार। तो कुछ नहीं करना है, ए का 3 कहाँ कहाँ है? तो ए का 3 फिर देखो क्या शानदार क्वेश्चन है। आपसे बाहर नहीं होगा, आपसे बाहर नहीं होगा। ये कौटिल्य पाठशाला कहता है कि आपसे क्वेश्चन बाहर नहीं होगा, आप केवल सेशन में जुड़े रहें और इसे एंजॉय करें, क्वेश्चन शानदार होगा। तो ये देखेंगे 1 का 3 कहाँ है? तो 1 का 3 जो ऑप्शन में पहला मुझे केवल एक जगह दिखा, और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। कितना बढ़िया क्वेश्चन है, परंतु अगर आप आर्टिकल नहीं जान रहे हैं तो आपसे ये बन नहीं पाएगा। और अंतिम क्वेश्चन आज के सेशन का, और आज का सेशन का अंतिम क्वेश्चन, भारतीय जनता पार्टी के गठन के पश्चात इसके प्रथम अध्यक्ष कौन थे? कुछ दिमाग नहीं लगाना है। जब बीजेपी की स्थापना हुई थी 1980 ईस्वी में, तो बीजेपी की स्थापना के समय इसके प्रथम अध्यक्ष कौन थे? कुछ मत दिमाग लगाइए, अटल बिहारी वाजपेयी, अटल बिहारी वाजपेयी, अटल बिहारी वाजपेयी। और कुछ हमें दिमाग नहीं लगाना है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। उम्मीद करते हैं साथियों कि आपको ये सेशन धुआंधार लगा होगा, और अंतिम समय में मेरे द्वारा भारतीय राज व्यवस्था से संबंधित, इंडियन पॉलिटी से संबंधित महत्वपूर्ण सवाल अंतिम समय में अंतिम प्रहार के लिए लाया जा रहा है। आगे भी आपके लिए सेशन लाया जाएगा। तब तक के लिए आपसे विदा चाहते हैं। थैंक यू एंड बाय बाय।